अरे लाइट देंगे। हेलो। आज का जो क्लास है, आज के क्लास में पिछले क्लास में हमने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और उसमें उपयोग होने वाले एंजाइम्स। तो कुछ एंजाइम जैसे हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज, आरएनए प्राइमेज, एसएसबी और डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वह डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मेन एंजाइम होता है। डीएनए पॉलीमरेज को हम और नाम से कह सकते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है यह प्रोकैरियोट में 3 होता है और यूकैरियोट में यह 5 प्रकार का होता है। सबका अपना अपना छोटा छोटा काम है, बट आपको बस टाइप याद रखने हैं। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज है ना। यूकैरियोट में यह 3 प्रकार का होता है। सॉरी, इन प्रोकैरियोट इट इज 3 टाइप। पहला होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है। अब प्रोकैरियोट का याद रखना आपको। जैसे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था कि डीएनए रिप्लिकेशन जो स्टार्ट होता है वह आरएनए प्राइमर के द्वारा होता है, आरएनए प्राइमेज के द्वारा होता है। तो आरएनए पहले 3' एंड से जुड़ती है, फिर न्यूक्लियोटाइड आते हैं और नया चेन बन जाता है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करती है, उस आरएनए प्राइमर को बाहर निकाल लेती है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, उसका काम है हैंडल। मतलब उसका काम है स्टार्ट करना। जैसे हम लोग मशीन स्टार्ट करते हैं तो हैंडल से पहले उसको स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हैंडल का कोई काम नहीं रहता, उसको बाहर निकाल लेते हैं। उसी तरह आरएनए प्राइमर जो होता है उसको बाहर निकालना पड़ता है, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट उसको बाहर निकाल देता है। इट रिमूव आरएनए प्राइमर। दूसरी बात, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है यही मेन रिप्लिकेशन में यूज होता है। मेन पॉलीमरेज यूज इन डीएनए रिप्लिकेशन। और डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड वैसे तो काम नहीं करता है, बट जब ये दोनों काम नहीं करते हैं तब डीएनए पॉलीमरेज है ना वर्क करते हैं। तो ये कब वर्क करता है, जब ये दोनों काम नहीं करते। वर्क व्हेन फर्स्ट एंड थर्ड नॉट वर्किंग। पहला और तीसरा जो डीएनए पॉलीमरेज है जब वर्क नहीं करता है तब ये डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड वर्क करता है। तो ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में भी देखते हैं, इन यूकैरियोट। तो यूकैरियोट में यह 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का, साइंटिस्टों ने इसका नाम भी रख दिया है ना। 5 प्रकार का होता है। एक होता है अल्फा डीएनए पॉलीमरेज, अल्फा डीएनए पॉलीमरेज, बीटा डीएनए पॉलीमरेज, गामा डीएनए पॉलीमरेज, अल्फा बीटा गामा, डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज, और 5 हो जाएगा एप्सिलॉन डीएनए पॉलीमरेज, है ना। तो ये 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार के इनका फंक्शन आपको याद नहीं रखना, याद रखो तो इसको रखो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में सारा डीएनए का जो रिप्लिकेशन वगैरह दिया हुआ है वो प्रोकैरियोट के लिए दिया हुआ है, तो ये याद रख सकते हैं आप। तो कम से कम ये याद रखना है कि डीएनए रिप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है। तो ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज मतलब हमारा डीएनए रिप्लिकेशन खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे आरएनए के साइड में, है ना।
सेंट्रल डोग्मा में आपको कहा था कि डीएनए बनाता है जिसको रिप्लिकेशन करता है। अब डीएनए से हम लोगों को आरएनए बनाना है, तो पहले आरएनए के बारे में पढ़ते हैं, फिर आरएनए बनाएंगे और उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए का जो बनना होता है वह क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो पहले आरएनए के बारे में हम पढ़ते हैं। आरएनए वर्ल्ड, देखिए आरएनए जो था दुनिया में, जब आज से करोड़ों अरबों साल पहले जब जीव की उत्पत्ति हुई थी, तो पहला जो जेनेटिक मटेरियल था वह आरएनए ही था। पहले दुनिया में सबसे पहले आरएनए ही बना था, और पूरी दुनिया में जो भी छोटे छोटे जीव थे उनमें आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था, इसीलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। बट ये आरएनए, आप लोग जानते हो कि आरएनए जो होता है यह अनस्टेबल होता है, बहुत कम स्टेबल होता है, जिसके कारण यह जेनेटिक मटेरियल सही नहीं होता है। इसलिए बाद में आरएनए को हटा करके डीएनए का निर्माण किया गया नेचर के द्वारा, और बाद में फिर डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल हो गया। लेकिन आज भी कई ऐसे वायरस होते हैं जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि डीएनए में मतलब वायरस में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। अगर डीएनए नहीं है, आरएनए है, तो मजबूरी है कि आरएनए ही वायरस का जेनेटिक मटेरियल हो, वरना पूरे जीवों में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो आरएनए को हम लोग क्या लिखते हैं? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। RNA is the first genetic material, but it replace by DNA during evolution। एवोल्यूशन मतलब होता है क्रमिक विकास, इसका मतलब होता है क्रम से विकास। क्रमिक विकास के दौरान डीएनए ने आरएनए को हटा दिया। आप लोग को पहले भी पढ़ा चुके हैं कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, आरएनए में राइबोज शुगर होता है। तो आरएनए से एक ऑक्सीजन हटा देने के बाद डीएनए का शुगर बनता है। दूसरी बात, डीएनए में थायमिन होता है, आरएनए में यूरासिल होता है ना। तो यूरासिल ही थायमिन में बदल गया था डीएनए में, जिसके कारण डीएनए बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया इन कंपैरिजन टू आरएनए। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कि तो आरएनए में क्या क्या पाया जाता है। आरएनए न्यूक्लियोटाइड जो होता है वह किससे किससे बना होता है भाई। आरएनए जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें तीन चीजें होती है। शुगर में कौन सा होगा? राइबोज शुगर होगा। उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप तो सभी में पाया जाता है, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, H3PO4। और नाइट्रोजन बेस आरएनए में कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। इसमें थायमिन एब्सेंट होता है। आरएनए में थायमिन नहीं होता है, ये ओनली एंड ओनली डीएनए में होता है, तो इसमें थायमिन नहीं होता है। तीसरी बात, आरएनए जो होता है वह सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। एक एक्सेप्शन है रियो वायरस, उसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो क्या लिखेंगे? आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए हमारा डबल था। उसके बाद टाइप ऑफ आरएनए देखें तो आपको अभी जस्ट बताया था कि कुछ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि उसमें डीएनए नहीं होता तो मजबूरी में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। और हमारे अंदर जिसमें डीएनए होता है उसमें आरएनए
नॉन जेनेटिकल होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए या आरएनए दो प्रकार से होते हैं, एक जेनेटिकल आरएनए और एक होता है नॉन जेनेटिकल आरएनए। नॉन जेनेटिकल आरएनए, जेनेटिकल आरएनए यह केवल क्या होता है कि वायरस में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन वायरस ओनली। ठीक है, नॉन जेनेटिकल आयरन ये कहां पाया जाता है? सभी जीवों में, सभी ऑर्गेनिज्म में। इट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। और नॉन जेनेटिकल आरएनए यह तीन प्रकार का होता है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। तो तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं। अब यहां पर नॉन जेनेटिकल आरएनए क्यों पाया जाता है हमारे अंदर? क्योंकि सभी जीवों में डीएनए होता है, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए जब जेनेटिक मटेरियल है तो आरएनए का कोई काम नहीं है, इसीलिए उसको कहते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। अब ये दूसरा काम करेगा क्योंकि डीएनए हमारे पास है, लेकिन इनमें डीएनए नहीं है, तो मजबूरी में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ये जो आरएनए है, नॉन जेनेटिकल आरएनए। तो पहला हम लोग हेडिंग देते हैं आरएनए, मतलब इसे कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, तो नाम से पता चल रहा है कि यह राइबोसोम जो होता है, ये जो आरएनए है यह राइबोसोम में पाया जाता है। राइबोसोम में पाया जाता है और यह न्यूक्लियोलस के द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है राइबोसोमल आरएनए। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? राइबोसोमल आरएनए इज फाउंड इन राइबोसोम produced by न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में बनता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। तो समझ गए, राइबोसोम में होता है, नाम से ही पता चलता है। आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, यह सबसे ज्यादा पाए जाने वाला आरएनए है। यह लगभग 80% होता है टोटल आरएनए का, 80% ऑफ टोटल आरएनए। उसके अलावा ये सबसे ज्यादा स्टेबल आरएनए होता है ना? मोस्ट स्टेबल आरएनए यही होता है, मोस्ट स्टेबल आरएनए। ठीक है, चूंकि यह राइबोसोम में पाया जाता है, और हम लोग जानते हैं 11th क्लास में कि राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोट का राइबोसोम और एक यूकैरियोट का राइबोसोम। प्रोकैरियोट का राइबोसोम जो होता है वह 70S होता है, और यूकैरियोट का जो राइबोसोम होता है वह 80S होता है। तो दोनों को हम लोग पढ़ते हैं। प्रोकैरियोट राइबोसोम, पहले राइबोसोम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर आरएनए उसका देख लेते हैं। प्रोकैरियोट राइबोसोम और यूकैरियोट राइबोसोम। प्रोकैरियोट राइबोसोम जो होता है वह 70S का होता है। आप लोग को S का मतलब 11th में पढ़ाया था कि S मतलब होता है श्वेडबर्ग यूनिट, बस इसको रट लीजिए, श्वेडबर्ग यूनिट होता है ना? यह डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग राइबोसोम को सेपरेट करते हैं। तो सेपरेशन करने के दौरान
ये कितने टाइम में कितना राइबोसोम है ना सेपरेट हुआ, तो वही होता है एस, स्वेडबर्ग यूनिट। ये 11th की जो है वो पोर्शन है। और प्रोकैरियोट राइबोसोम, यूकैरियोट राइबोसोम जो होता है वह 80s का होता है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आप लोग फिगर देख सकते हो, ये राइबोसोम है, ये भी राइबोसोम है। प्रोकैरियोट राइबोसोम जो होता है 70s, यह 2 यूनिट का बना होता है, जिसको कहा जाता है 50s और एक को कहा जाता है 30s। 50s और 30s, 50s 30s। each ribosome is made by larger subunit 50s होगा, और स्मॉलर सबयूनिट प्रोकैरियोट का 30s होगा, एंड स्मॉलर सबयूनिट ये होगा 30s, ठीक है। तो 2 तरह के राइबोसोम आपको प्रोकैरियोट में मिल गए, 50s 30s। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो 70s राइबोसोम है यह 2 यूनिट से बना होता है, 50s और 30s। 50s 30s ये लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट। अब लार्जर सब यूनिट में राइबोसोम आरएनए अलग होगा, और 30s में भी आरएनए अलग होगा। 50s contains 5s 23s राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और 30s कंटेन्स 16s राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो जो लार्जर सब यूनिट है ये हो गया लार्जर सब यूनिट, ये हो गया स्मॉलर। लार्जर सब यूनिट में 2 देख रहे हो ना राइबोसोम आरएनए 5s 20s, स्मॉलर सब यूनिट में 16s राइबोसोमल आरएनए होता है। तो इसको आपको रटना है, 50s राइबोसोम में ये आरएनए होते हैं, 30s राइबोसोम में ये आरएनए होते हैं। ये आरएनए है राइबोसोमल आरएनए, और ये है राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम के घर में ही तो आरएनए प्रेजेंट है, राइबोसोमल आरएनए, इसीलिए ऐसा है। तो यहां पर फिगर भी देख रहे हो आप, है ना, फिगर 70s का 2 पार्ट होता है। उसी तरह यूकैरियोट में भी ऐसा ही होगा, यूकैरियोट में भी ऐसा ही होने वाला है। तो यूकैरियोट का में 80s पाया जाता है, 80s पाया जाता है। तो यह भी 2 यूनिट से मिलकर बना होगा, लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट। लार्जर यूनिट इसमें 60s का होता है, स्मॉलर सब यूनिट 40s का होता है, ठीक है। और ये हो गया आपका 80s। तो वही चीज जस्ट प्रोकैरियोट के जैसा ही लिखेंगे, ईच राइबोसोम is made by each ribosome is made by larger subunit। लार्जर सब यूनिट कहने का मतलब है 60s एंड स्मॉलर सब यूनिट 40s 40s। ये समझ गए आप। अब दोनों में अलग अलग देखते हैं। 60s
राइबोसोम 60s राइबोसोम कंटेन, है ना, 5s, 5.8s और 28s, है ना। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। और 40s कंटेन्स 18s राइबोसोमल आरएनए। यहां पर भी लिखेंगे राइबोसोमल आरएनए। तो यहां पर 3 देख रहे हो, 5s, 5.8s, 28s राइबोसोमल आरएनए और 18s। तो दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो। 30s में 16s राइबोसोमल आरएनए होता है, इसके 40s में 18s राइबोसोम। ये दोनों स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट में इसमें ये पाया जाता है और यूकैरियोट में लार्जर सब यूनिट में ये पाया जाता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि आपको राइबोसोम के 2 सब यूनिट मिलते हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट में अलग राइबोसोम होता है, स्मॉलर सब यूनिट में अलग राइबोसोम होता है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं ये लार्जर वाला है, थोड़ा सा लिख दिया यहाँ पर, ये हो गया स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, फिगर भी ऐसा ही मिलेगा आपको, है ना, इस तरह से, इस तरह से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि देखो भाई, राइबोसोमल आरएनए प्रोकैरियोट में 1 2 3 है और इसमें 1 2 3 4 है ना। तो इस तरह से आपका ये राइबोसोमल आरएनए है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है राइबोसोमल आरएनए? देखो, तीनों तरह का जो आरएनए होता है, तीनों का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम आप लोग पढ़े होंगे कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करती है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है उसको। तो राइबोसोम प्रोटीन तभी बना सकती है जब तीनों आरएनए इसके साथ हो, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, मैसेंजर, तीनों आरएनए का रिक्वायरमेंट होता है प्रोटीन बनाने के समय में। तो फिर राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है? राइबोसोमल आरएनए का काम होता है कि और जो दोनों राइबो आरएनए है, एमआरएनए और टीआरएनए, उससे ये राइबोसोम को जोड़ देता है। फंक्शन ऑफ आरएनए, ये क्या करता है? राइबोसोमल आरएनए, है ना, help to attach ribosome with tRNA and mRNA, है ना, tRNA और mRNA। मतलब राइबोसोमल क्या करता है, इस तरह से इसको जोड़ देता है ना, जोड़ने का काम करता है। तो ये तभी होता है जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, है ना, इसका फिगर भी बनाएंगे, आपको बताएंगे भी। देखो, राइबोसोम, टीआरएनए, एमआरएनए सभी लोग ज्वाइंट हो चुके हैं। राइबोसोमल आरएनए हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग टीआरएनए। इसका फुल फॉर्म होगा ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। इसका फिगर बनाते हैं हम। देखो,
ट्रांसफर आरएनए का ये फिगर है ना। ट्रांसफर आरएनए जो होता है यह 20 से 30% ऑफ टोटल आरएनए होता है ना। उसके अलावा इसे एडेप्टर आरएनए भी कहते हैं, एडेप्टर आरएनए, है ना। उसके अलावा ट्रांसफर आरएनए को सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं, एसआरएनए। और यह सबसे स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा आरएनए होता है, स्मॉलेस्ट आरएनए, है ना। और उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है, तो सबसे कम स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल। तीनों आरएनए में सबसे कम स्टेबल होता है, ठीक है। कम स्टेबल होता है राइबोसोमल आरएनए, मोस्ट स्टेबल होता है, सबसे छोटा आरएनए है। सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं एसआरएनए, क्योंकि ये जल्दी सॉल्युबल हो जाता है। उसके बाद इसे एडेप्टर आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि इसका काम ही होता है एडेप्टेशन, एडेप्ट करना, और इसकी जो नंबरिंग होती है बहुत कम होती है। अब टीआरएनए का स्ट्रक्चर जो होता है छोटा सबसे है, बट इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। इसमें 3 लूप पाए जाते हैं, है ना। 3 लूप पाए जाते हैं। देखो 3' एंड है, उसके बाद इस तरह से यह घूम गया, सिंगल स्ट्रैंडेड है, बट क्या है, यह आपस में कई लूप बना लेता है इस तरह से, एक लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप। और 3' के अपोजिट एंड में, है ना, CCA, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, तीनों जो नाइट्रोजन बेस है ये खुले होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसमें 3 लूप देख रहे हैं आप यहां पर। इस लूप को कहा जाता है टी-साइसी लूप, इस लूप को कहा जाता है रिकॉग्निशन लूप, और इस लूप को कहा जाता है DHU लूप, इस लूप को कहा जाता है DHU लूप। और यहां पर जो आप देख रहे हो ये छोटे छोटे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, लेकिन होता ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, ठीक है। तो 3 तरह के लूप आपको दिख रहे हैं। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये जो ट्रांसफर आरएनए होती है ये आपको दिख कैसे रहा है, ये क्लोवर लीफ के जैसा दिख रहा है। आप लोग एक पत्ती देखे होंगे गांव में, वह पत्तियां ऐसी होती हैं, इस तरह की होती है, इसको कहा जाता है क्लोवर लीफ, और इसको खाने पर खट्टा मीठा होता है। तो ये क्लोवर लीफ के जैसा दिखता है ना, 2 डायमेंशन में। लेकिन इसको जब 3 डायमेंशन में देखोगे तो यह ऐसा दिखेगा, एल शेपेड। कैसा दिखता है ये, एल शेपेड, वो भी उल्टा एल के जैसा, इस तरह से दिखता है, ऐसा नहीं ऐसा दिखता है ना। तो इसका स्ट्रक्चर अलग अलग दिखता है। 2D में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, 3D में देखोगे तो एल के जैसा दिखेगा। गजब है ना ये। तो यहां पर इसको लिखते हैं हम लोग, है ना। इन 2D मतलब होता है 2 डायमेंशनल, इट लुक लाइक क्लोवर लीफ, क्लोवर की पत्तियों के जैसा ये दिखता है। बट इन 3 डायमेंशनल 3D इट लुक लाइक एल शेपेड, ठीक है। और चलते हैं, अब इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो टीआरएनए हैज 3 लूप्स, 3 लूप्स। पहला लूप्स के बारे में देखते हैं।
टी साइसी लूप। टी साइसी लूप क्या है भाई? टी साइसी लूप जो होता है यह लार्ज राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट को जोड़ने का काम करता है ना। यह टीआरएनए को राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट से मिलकर है ना अटैच करने में मदद करता है। जैसे ये देखो, ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट। अब ये जो है टी साइसी लूप जो टीआरएनए है यह इस तरह से अटैच हो जाता है, तो यह अटैच टी साइसी लूप ही कराता है ना। तो लार्जर सब यूनिट दिख रहा है आपको, लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट। तो टी साइसी लूप का काम क्या है? इट हेल्प टू attach tRNA with larger subunit of राइबोसोम। इसका ये फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है DHU लूप। DHU लूप देखो क्या काम करता है, ध्यान देना। जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसमें एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड से बना हुआ है, या फिर एमिनो एसिड के चैन से ही मिलकर के प्रोटीन का निर्माण हुआ है। क्या लिख रहे हैं हम? ये जो प्रोटीन होते हैं इसका निर्माण एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो जब राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण कर रहा होता है तो ये टीआरएनए का काम होता है कि आप एमिनो एसिड को लाइए और हम प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम क्या काम करता है? या प्रोटीन बनाता है, लेकिन उसके लिए एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, और वो एमिनो एसिड जो होती है वह टीआरएनए ही लाता है। तो टीआरएनए में जो एमिनो एसिड होते हैं वह यहां पर जुड़ता है, 3' एंड पे जुड़ता है, इसीलिए इसको कहा जाता है एक्सेप्टर एंड। और यहीं से एमिनो एसिड जुड़ जाता है, तो एमिनो एसिड को है ना, तो एमिनो एसिड को जुड़ने के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। मतलब एंजाइम्स जो होते हैं एमिनो एसिड को एक्टिव करते हैं, और वह एमिनो एसिड पहले एक्टिव होता है फिर जाकर के यहां पर जुड़ जाता है 3' एंड पे, ठीक है। तो DHU लूप क्या करता है कि एक एंजाइम होता है एमिनो एसाइल सिंथेटेज, उसको ये रिकॉग्नाइज करता है, और वो एंजाइम इस एमिनो एसिड को यहां जोड़ने में हेल्प करता है। समझो जरा सा, जैसे यहां पर एमिनो एसिड यहां पर जुड़ना होता है, तो एमिनो एसिड जुड़ने के लिए इसको एंजाइम्स के साथ क्रिया करनी पड़ती है, रिएक्ट करनी पड़ती है, और वो एंजाइम को यही पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है। क्योंकि एमिनो एसिड अलग अलग होते हैं, अलग अलग एमिनो एसिड के लिए अलग अलग एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, और उन एंजाइम को पहचानने रिकॉग्निशन का काम करता है DHU लूप। मतलब DHU लूप, सिंपल सा बात ये समझो कि DHU लूप उस एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है ना, जो इस एमिनो एसिड को यहां जोड़ने में मदद करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं DHU लूप। DHU लूप क्या करेगा? इट इज एमिनो एसिड एमिनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्नाइज लूप, है ना। मीन्स
It recognize enzyme, है ना, एमिनो एसाइल सिंथेटेज। It recognize enzyme amino acid synthesis which help to activate amino acid, है ना, amino acid, so amino acid attached to 3' end। बड़ा ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, एमिनो एसिड 3' से अटैच होता है, DHU लूप, है ना। तो जब हम लोग प्रोटीन बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि देखो भाई यहां से जुड़ गया है ना, ये जुड़ जाता है इस तरह से। ये देखो tRNA है और इस पे एमिनो एसिड इस तरह से जुड़ जाता है, ठीक है। DHU लूप का काम है खाली एंजाइम्स को पहचानना जो एमिनो एसिड को जोड़ने में मदद करता है ना, यहां से। अब रिकॉग्निशन लूप देखो, इसको रिकॉग्निशन लूप क्यों कहते हैं? जब प्रोटीन बनाया जाता है तो mRNA जो होता है वह पहले राइबोसोम से इस तरह से अटैच हो जाती है ना, राइबोसोम से अटैच हो जाती है। यह है राइबोसोम, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, और यहीं से आपका tRNA भी इस तरह से जुड़ जाता है ना, 3 डायमेंशनल दिखा रहे हैं। तो mRNA पे यहां पर कॉड होते हैं, है ना, जिसको हम लोग कोडोन भी बोलते हैं, इसको कहा जाता है कोडोन। तो mRNA पर जो कोडोन होता है उसके कंपैरिजन में यहां पर रिकॉग्निशन लूप में 3 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। यहां पर आपको 3 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। इस नाइट्रोजन बेस को कहा जाता है एंटीकोडोन, इसको कहा जाता है एंटीकोडोन या नोडोक। तो रिकॉग्निशन लूप में एंटीकोडोन होता है या नोडोक होता है। यही एंटीकोडोन mRNA के कोडोन को कोड करता है ना। तो चूंकि ये एंटीकोडोन 61 टाइप के होते हैं, इसीलिए tRNA भी 61 टाइप का होता है, 61। समझ रहे बात को? तो यहां पर इसको कहा जाता है रिकॉग्निशन लूप। देखो रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है? पहचानना। अब किस चीज को पहचानेंगे? जब प्रोटीन बनाया जाता है तब mRNA से इसको जुड़ना पड़ता है रिकॉग्निशन लूप को। लेकिन mRNA में कोडोन होते हैं जो आपको बाद में पढ़ाएंगे, कोडोन, जेनेटिक कोड। तो वो जो कोड होता है उसी को ये रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए है ना, रिकॉग्नाइज करता है। और इसमें ये जो आपको 3 लकीर दिख रहे हैं ये नाइट्रोजन बेस होता है और इसी को कहा जाता है एंटीकोडोन। ये एंटीकोडोन mRNA के कोडोन से जुड़ता है, इसीलिए इसका नाम है एंटीकोडोन, है ना। कोडोन से जुड़ता है इसीलिए इसको बोलते हैं एंटीकोडोन। और दूसरी बात, एंटीकोडोन 61 टाइप का होता है, 61 टाइप होता है, इसीलिए आपका tRNA भी 61 टाइप होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं फिर इसको और समझाते हैं। सी, पहले देखो हम क्या क्या लिख रहे हैं। रिकॉग्निशन लूप, सबसे पहली बात, रिकॉग्निशन लूप यह tRNA को mRNA से अटैच करने में मदद करता है। पहली बात क्या है? इट हेल्प tRNA अटैच विथ mRNA, है ना। उसके बाद रिकॉग्निशन लूप में क्या होते हैं? 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं जिसको हम लोग एंटीकोडोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीकोडोन। रिकॉग्निशन लूप हैज 3
N2 base recognition loop has 3 N2 base which is called anticodon, which is called anticodon. एंटीकोडोन कहा जाता है। और या देखो एंटीकोडोन ये है आपका 1 2 3। अब नाइट्रोजन बेस आप कुछ भी लिख सकते हो, AUA लिख दिया। जैसे 3 नाइट्रोजन बेस है तो तीनों को कहा जाता है एंटीकोडोन। बट ये जो एंटीकोडोन होता है 61 होता है, इसलिए टीआरएनए भी 60 टाइप का होता है। एंटीकोडोन is 61 type, so tRNA is also 61 type। ठीक है। उसके बाद एक बात और याद रखें, एंटीकोडोन क्यों नाम रखा गया है इसका? एंटीकोडोन इसीलिए नाम रखा गया है क्योंकि एमआरएनए से या एमआरएनए का जो कोड होता है उससे ये मिलता है, इसीलिए इसका नाम है एंटीकोडोन, है ना। एंटीकोडोन है ना, रिकॉग्नाइज कोडोन ऑफ एमआरएनए, है ना, एमआरएनए। जैसे देखो एक छोटा सा हम एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये एमआरएनए है, अब एमआरएनए में कोड दिया हुआ ये एमआरएनए में कोड दिया हुआ है UAU, एमआरएनए में कोड दिया हुआ है UAU, ठीक है। फिर टीआरएनए एंटीकोडोन में क्या लिखोगे आप? देखो एंटीकोडोन जो होता है यह कंप्लीमेंट्री होता है। जैसे ये U है तो यहां पर आपको A लिखना पड़ेगा, है ना, U के जगह पे A आएगा, और A है तो यहां पर U आएगा, U है तो यहां पर A आएगा, AUU। मतलब ये हो गया कोडोन, सॉरी एंटीकोडोन, और ये हो गया कोडोन। ये कोडोन हो गया एमआरएनए का, ये हो गया एंटीकोडोन, है ना। आपको इस तरह का क्वेश्चन हम करवाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे। कोडोन ये है तो एंटीकोडोन क्या होगा, है ना। तो एमआरएनए में देखो थायमिन होता नहीं, क्या थायमिन के जगह यूरासिल होता है। अगर यहां पर थायमिन होता है तो क्या आता है? टी के जगह पे ए आता है, लेकिन यहाँ यू है तो यू के जगह पे ए आ जाएगा, और ए है तो ए के जगह पे यू आ जाएगा। तो एंटीकोडोन रिकॉग्नाइज कोडोन ऑफ एमआरएनए। और दूसरी बात यह कॉम्प्लीमेंट्री होती है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। ये हो गया आपका टीआरएनए। ये क्या हो गया भाई? टीआरएनए। तो टीआरएनए आप लोग देख सकते हो कि इसके 3 लूप होते हैं और तीनों लूप का काम अलग अलग होता है। फिर एक बार देख लेते हैं। टी साइज सी लूप का काम है लार्जेस्ट सब यूनिट से जोड़ना। डीएचयू लूप का काम है जो एमिनो एसिड यहां से जुड़ेगा उसके एंजाइम को रिकॉग्नाइज करना। और रिकॉग्निशन ग्रुप जो है यह एंटीकोडोन रखता है जो कि एमआरएनए के कोड से कोड को वह रिकॉग्नाइज करता है। तो तीनों टीआरएनए का काम आपको समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं लास्ट जो है हमारा तीसरा, मैसेंजर आरएनए। तो देखो मैसेंजर नाम क्यों पड़ा है इसका? हमने आपको बताया था सेंट्रल डोग्मा में कि डीएनए में जो डीएनए क्या करती है, आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं और वो आरएनए प्रोटीन का वो बनाती है, और वह प्रोटीन ऐसा काम करता है जो डीएनए में लिखा हुआ है। तो इसको यही है जेनेटिक्स, है ना। डीएनए में जो लिखा हुआ है उसका एक्सप्रेस होना मेंडल के अनुसार वही है जेनेटिक्स।
तो मैसेंजर नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि जब भी किसी डीएनए को एक्सप्रेस होना होता है तो वह डीएनए पहले मैसेंजर आरएनए बनाती है, मैसेज आरएनए में ट्रांसफर करती है और वह आरएनए उसी तरह का प्रोटीन बनाती है जिसके कारण डीएनए एक्सप्रेस हो जाता है। तो मैसेंजर इसीलिए नाम रखा है क्योंकि यह डीएनए के मैसेज को या कॉपी करता है फिर प्रोटीन बना देता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैसेंजर आरएनए डीएनए के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन के दौरान बनता है ना, डीएनए के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन के दौरान यह बनता है और यह मैसेज को कैरी करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है भाई? डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, मैसेंजर आरएनए। यह बहुत कम होती है, 1 से 2% ही होती है टोटल आरएनए का, है ना, और इसलिए ये मैसेंजर आरएनए कहते हैं, है ना। तो मैसेंजर आरएनए आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पढ़ना है एमआरएनए। तो मैसेंजर आरएनए का यूज आगे बहुत ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा यूज मैसेंजर आरएनए का होता है। अब चूंकि ये आरएनए होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर होता है ना, ये एमआरएनए है, ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है। आप लोग जानते हो कि ये चूंकि आरएनए है तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा और इसमें आपको न्यूक्लियोटाइड इस तरह से नाइट्रोजन बेस निकले हुए होंगे, है ना, इस तरह से निकले होंगे। आरएनए है तो इसमें थायमिन की जगह खाली यूरेसिल होता है, ठीक है। तो ये होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये जो आपको ये जो दिख रहा है मैसेंजर आरएनए में, इसमें 3-3 नाइट्रोजन बेस का ग्रुप होता है और उस विशेष ग्रुप को ही कहा जाता है कोडोन, कोडोन कहा जाता है। तो एमआरएनए में 3-3 नाइट्रोजन बेस जो होता है, 3-3 न्यूक्लियोटाइड का जो स्पेसिफिक ग्रुप होता है उसको कहा जाता है कोडोन, ये भी कोडोन का हो गया। तो मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स को कोडोन कहा जाता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोडोन, या इसी को जेनेटिक कोड भी कहते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे डीएनए रिप्लिकेशन का क्वेश्चन, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन। आज का क्लास यहीं तक रहेगा।